फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज इसमें करेंगे हम कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती है। क्या होती है इसमें? अस्थियां और उपास्थियां। कंकाल तंत्र में क्या होगा? अस्थियां और उपास्थियां। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब शरीर को चलने फिरने में ये सहायता करता है। कौन? कंकाल तंत्र। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन चरण करना पड़े और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। इसमें क्या कहा गया है कि आप कल्पना करके देखिए कि बिना दांतों जबड़ों के आपको खाना खाना पड़े और बिना हड्डियों के आपको चलना पड़े, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। और अपने जो अस्थि और उपास्थि हैं वो किससे बने होते हैं? संयोजी ऊतक से। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। किससे? संयोजी ऊतक से। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती है। हमारी हड्डियां किसके कारण कठोर होती है? लवणों की उपस्थिति से। किससे? लवणों की उपस्थिति से। जबकि कॉन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य बनाते हैं। उपास्थियां क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी नरम होती है। किसके प्रेजेंस के कारण? कॉन्ड्रोइटिन के कारण। किसके कारण? कॉन्ड्रोइटिन के कारण। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस वर्ड को। और उपास्थियां कहाँ है? जैसे अपने नाक में, कान में हम इनको हिला सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होती है। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। हमारे अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। जन्म के समय ये हड्डियां ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा वयस्क में होता है तो हड्डियां आपस में जुड़कर कम हो जाती है और लास्ट में 206 रह जाती है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब हम जानेंगे अक्षीय कंकाल के बारे में। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती है। कितनी? 80। याद रखना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो शरीर के मुख्य अक्ष पर विस्तृत होती है। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। अक्षीय कंकाल कौन कौन से गठन करेगी? करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। करोटी हम चित्र 20.6 में देखेंगे। अस्थियों के 2 समुच्चय कपालीय और आननी फेसियल से बना होता है। करोटी किससे बना होता है? कपालीय, जो खोपड़ी की हड्डियां होती है, और आननी जो अपने चेहरे की हड्डियां होती हैं, इन 2 से बना है। इनका योग 22 है। कितना है? 22। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। अपनी खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होगी? 8। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक ब्रहा आवरण कपाल को बनाती है। आननी भाग में 14 कंकाली अवयव स्केलेटन एलिमेंट होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। क्या कहा गया है कि जो अपनी खोपड़ी में होती है वो कितनी हड्डियां होती है? 8। और अपने चेहरे में कितनी होती है? 14। रिपीट कर लीजिएगा, साथ के साथ याद कर लीजिएगा। अपनी जो खोपड़ी में होती है वो 8 हड्डियां होती है और चेहरे में 14। जो खोपड़ी की हड्डियां होती है वो बिल्कुल स्टेबल, स्थिर होती है। इनको हम हिला नहीं सकते, ये हमेशा स्थिर रहती है और अपने जो दिमाग, मस्तिष्क को रक्षा करती है बाहरी आघातों से। आगे देखते हैं। मनुष्य की करोटी का आरोख, ये डायग्राम दिखाया गया है। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम माथे की हड्डी देखते हैं। इसे क्या बोलेंगे? फ्रंटल अस्थि। ये कौन सी होती है? जो अपने माथे की है। फिर जो सर के बीच में होती है उसे क्या बोलेंगे? पैराइटल अस्थि। क्या बोलेंगे? पैराइटल अस्थि। और जो कान के ऊपर की हड्डी है उसे क्या बोलेंगे? टेम्पोरल अस्थि। और जो सबसे पीछे, जिसे हम गुद्दी बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल अस्थि। और इसके नीचे ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जो माथे की हड्डी है उसे फ्रंटल अस्थि, बीच की जो सिर की हड्डी है उसे पैराइटल अस्थि, और जो कान के ऊपर है उसे टेम्पोरल अस्थि, और जो सबसे पीछे उसे ऑक्सीपिटल अस्थि और ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं चेहरे की तरफ। और जो माथे और कान के बीच में एक हड्डी होती है उसे क्या बोलेंगे? सफिनोइड अस्थि। क्या बोलेंगे? सफिनोइड अस्थि।
और जो अपने आँख के जो नीचे होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, जाइगोमेटिक अस्थि। क्या बोलेंगे इसको, जाइगोमेटिक अस्थि। और जो आँख के अंदर एथमोइड अस्थि और लैक्रिमल अस्थि, और जो नाक की उसे नेथाल अस्थि। समझ आया। आँख के अंदर है एथमोइड लैक्रिमल अस्थि और नाक के अंदर उसे नेथाल अस्थि, और जो कान के ऊपर के और आँख के जो बीच की है उसे जाइगोमेटिक अस्थि बोलेंगे, और जो अपने ऊपरले जबड़े के बीच में नाक के नीचे जो होती है उसे मैक्सिला अस्थि बोलेंगे, और नीचे वाली को मैंडिबल अस्थि। और जो सबसे नीचे होती है अपने नीचे जबड़े के नीचे उसे हायोड अस्थि। इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, हायोड अस्थि। अब देखते हैं आगे। एक यू आकार की एकल अस्थि हायोड मुख गुहा के नीचे स्थित है। क्या, एक यू आकार की कौन सी एकल अस्थि मतलब सिंगल हड्डी हायोड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित होती है, मतलब इसे हम खोपड़ी की हड्डियों में ही गिनेंगे, करोटी वाली में। प्रत्येक मध्यकर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं। क्या कहा गया है, हमारे प्रत्येक कान में 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और ये जो स्टेपिज है ये अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टार लगा लीजिएगा। स्टेपिज है जो अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, फीमर। अपने थाई की हड्डी फीमर सबसे बड़ी होती है। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे कानों की हड्डियों को, कर्ण अस्थिकाएं। कपाल भाग के कशेरुक दंड के अगर भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों की सहायता से संधियोजन करता है। इसे द्विकंदीय करोटिया डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कपाल भाग के कशेरुक दंड के अगर भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों की सहायता से संधि योजन करता है। इसे द्विकंदीय करोटिया डाइकोंडाइलिक स्कल बोलेंगे। आगे देखते हैं चित्र 20.7 देखते हैं। मेरुदंड, मेरुदंड के बारे में देखेंगे हम। ये क्या है, ग्रीवा कशेरुक। क्या है, ग्रीवा कशेरुक। और फिर ये वक्षीय कशेरुक मतलब अपने छाती की, और कटिलंबर कशेरुक मतलब कमर की। अंतर कशेरुक पट्टी पीछे वाली है। सैक्रम त्रिक ये अपने नीचे की हड्डी, अनुत्रिक ये सबसे नीचे। इनके बारे में देखते हैं अब। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है। कितनी, 26 इकाइयों का, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। क्या बोलेंगे, कशेरुक। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। कहाँ से निकलेगा, कपाल के आधार से निकलेगा और धड़ भाग के मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रिकीय नाल होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। क्या गुजरेगी, स्पाइनल कॉर्ड। प्रथम कशेरुक एटलस है। पहले कशेरुक का क्या नाम होगा, एटलस। स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रथम कशेरुक का क्या नाम है, एटलस। और यह अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधि योजन करता है। किसके साथ करेगा, अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर, कितने, कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, त्रिक सैक्रमी 1 संयोजित है। मतलब ग्रीवा में कितनी है, 7, वक्षीय में कितनी है, 12, कटी में 5 और त्रिक सैक्रमी में 1 संयोजित, और अनुत्रिक में 1 संयोजित कशेरुकों में विभेदित होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको याद हो जाएगा। ग्रीवा में कितनी है, 7, वक्षीय में 12, कटी में 5, त्रिक सैक्रमी में 1 संयोजित और अनुत्रिक में 1 संयोजित कशेरुकों में विभेदित होता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं जिसे, की रक्षा करता है। कशेरुक दंड किसकी रक्षा करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की, मेरुरज्जु की।
सिर के आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करते हैं, जिसे उरोस्ती वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। फिर से रिपीट करते हैं। सिर का आधार बनाते हैं और पसलियां तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्ती वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। उरोस्ती क्या है? बीच वाली, वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। आगे देखते हैं पसलियों के बारे में। पहले पसलियों का डायग्राम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। पसलियों तथा पिंजर, इनका क्या है? अब संख्या में कितनी है? ये टोटल 12, 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 7 तक वास्तविक पसलियां होती है। कौन सी होती है? वास्तविक पसलियां। और फिर 8 से लेकर 10 तक कूट पसलियां होती है। और 11 और 12 कौन सी है? प्लावी पसलियां। और जो बीच का, इसे क्या बोलेंगे? उरोस्ती, इसे पसली, और ये नीचे वाला कशेरुक दंड। अब 1 से लेकर 7 तक वास्तविक पसलियां क्यों है? आपको दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट उरोस्ती से जुड़ी हुई है। किससे? उरोस्ती से जुड़ी हुई है। और 8 से लेकर 11 10 तक इसे कूट पसलियां क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इससे इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। किससे? इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। और 11 और 12 प्लावी, मतलब तैरने वाली, प्लावी जो तैरती है, खुली हवा में रहे, खुला रहे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बिल्कुल खुली है, ये जुड़ी हुई नहीं है आपस में। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। पसलियां रिब्स की 12 जोड़ियां होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है। क्या है? पतली चपटी अस्थि है, जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्ती के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन से होती है, जिनके कारण इसे द्विशिरस्थ भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विशिरस्थ, बाइसिफेलिक बोलेंगे। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, इन पे आप स्टार लगा लीजिएगा। वास्तविक पसलियां क्यों कहते हैं 1 से 7 तक? क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ी होती है उरोस्ती से। पृष्ठ के वक्शीय कशेरुकों और अधरीय भाग में उरोस्ती से कचाभ उभास्थि हाइलेन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? उरोस्ती से। आगे देखते हैं 9वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्ती के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती है, बल्कि कचाभ उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी होती है। क्या कहा गया है? 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्ती के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती है, बल्कि कचाभ उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी होती है। इन्हें वर्टिब्रोक्राइंडल कूट पसलियां भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोक्राइंडल या कूट या फाल्स पसलियां भी बोलेंगे। आगे देखते हैं। पसलियों के अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं अधर से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां कहते हैं। ये क्या है? अधर से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स या प्लावी पसलियां बोलेंगे। वक्शीय कशेरुक पसलियां और उरोस्ती मिलकर पसली पंजर की संरचना करते हैं। क्या? वक्शीय कशेरुक पसलियां और उरोस्ती मिलकर किसकी संरचना करेंगे? पसली पंजर की। आगे देखते हैं हम पैरों की। चित्र पहले 20.9 देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाथों की हड्डियां दिखा रखी है। क्या है? दाईं अंशमेखला। ये ऊपर वाला भाग क्या है? क्लेविकल। इसे क्या बोलेंगे? स्केप्यूल। इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्यूल। अपने जो बाजू की ऊपर वाली हड्डी, इसे क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। क्या? ह्यूमरस। और इस साइड वाली को रेडिया और नीचे वाली को अल्ना। कलाई की हड्डियों को कार्पल्स, हथेली की मेटाकार्पल्स और उंगलियों की हड्डी को फ्लेंजेंस। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इस गर्दन की हड्डी को क्या बोलेंगे? क्लेविकल। नीचे वाले को स्केप्यूल। और जो अपने हाथ के ऊपर वाली है बाजू की, इसे ह्यूमरस। इस साइड वाली को, जो नीचे की कलाई की है, रेडियस और अल्ना। याद रखना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कलाई की हड्डियों को कार्पल्स, हथेली की मेटाकार्पल्स और उंगलियों को फ्लेंजेस बोलेंगे। अब देखते हैं हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। क्या बनाती है? उपांगीय कंकाल। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती है। अगर पाद की अस्थियां हैं ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। कलाई की अस्थियां कितनी है संख्या में? 8। मेटाकार्पल्स। हथेली की अस्थियां संख्या में कितनी है? 5। और फ्लेंजेंस उंगलियों की अस्थियां कितनी है? 14। प्रत्येक उंगली में 3-3 हड्डियां होती हैं। अंगूठे में कितनी है? 2। संख्या में कितनी हो गई? 14। फिर से पढ़ते हैं अपने। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां होती है। कितनी? 30। अगर पाद मतलब बाजू, अगर पाद मतलब आगे की बाजू। अस्थियां हैं ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल्स। कार्पल्स में कलाई की अस्थियां संख्या में 8। मेटाकार्पल्स। हथेली की अस्थियां संख्या में 5। और फ्लेंजेंस उंगलियों की अस्थियां संख्या में कितनी होगी? 14। फीमर अरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। फीमर है, अरु बोलेंगे, अरु, यह सबसे लंबी होती है। टीबिया और फ्यूबुला, टार्सल, टखनों की अस्थियां संख्या में 7। ये अपने पैरों के बता रहा है। ये जो थाई की अस्थि है वो सबसे बड़ी होगी, फीमर। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। टीबिया और फ्यूबुला, टार्सल, टखनों की अस्थियां संख्या में कितनी होगी? 7। मेटाटार्सल संख्या में 5। और उंगली अस्थियां फ्लेंजेंस जो चित्र 20.10 में दिखाया गया है। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं, घुटनों के अधर की ओर से ढकती है, घुटना फलक। अब हम इसके पांव की अस्थियों के बारे में देख लेते हैं। ये रही, इससे क्या बोलेंगे? ऊपर की हड्डी को एलियम, श्रोणि अस्थि बीच की, ये इस बीच वाली है, इसे सैक्रम, इसे प्यूबिस, इसे इस्चियम। एलियम, प्यूबिस, इस्चियम, श्रोणि अस्थि, सैक्रम, ये ऊपर की हड्डियां हैं। फिर ये फीमर जो सबसे बड़ी है हमारे शरीर की, इससे घुटनों की टेला, ये टीबिया और ये फ्यूबुला। जैसे उसमें क्या थी? अल्ना और रेडियस थी, इसमें टीबिया और फ्यूबुला। टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेंस, ये क्या हो गई? पाँव की हड्डियां। आगे देखते हैं। अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा कर्मश्य, अगर एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। क्या कहा गया है? अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां हैं अक्षीय कंकाल तथा कर्मश्य, अगर एवं पश्च पादों के बीच संधि संयोजन की सहायता करती है। प्रत्येक अंश मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। कितने? 2। अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्केपुला होती है। क्या? एक क्लेविकल और एक स्पेकुला। स्केपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे एवं 7वीं पसली के बीच स्थित है। एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्केपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग का एक उभार एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे क्या बोलेंगे? एक्रोमीन। रिपीट कीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोमीन। क्लेविकल इसके साथ संधियोजन करती है। कौन करेगी? क्लेविकल। किसके साथ करेगी? इसके साथ। एक्रोमीन के नीचे एक अवमन जिसे ग्लेनोइड गुहा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ग्लेनोइड गुहा। ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों को जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसे 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक, कोलरबोन कहते हैं। क्या बोलेंगे? जत्रुक कहेंगे। आगे देखते हैं। श्रेणी मेखला पेल्विक गर्डल में 2 श्रोणि अस्थियां होती है। प्रत्येक श्रोणि अस्थि में 3 अस्थियों का संलयन से बनी होती है। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। आपको याद रखना होगा कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टिबुलम होती है।
क्या होगी, एस्टिबुलम, जिसे अरु अस्थि संयोजन करती है। अरु अस्थि किससे साथ करेगी, अरु किसे बोलेंगे, फीमर को, जो सबसे बड़ी है अपने शरीर की, एस्टिबुलम के साथ संयोजन करेगी। अधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सल्यन बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थियां होती हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस में क्या होगी, रेशेदार उपास्थि। आगे हम करेंगे संधियां या जोड़, जॉइंट। अपने शरीर के जॉइंट के बारे में देखते हैं। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, मतलब ये चलन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती है, चलन गति भी इसका एक अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियां अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों की गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेषीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल। कौन कौन से होंगे, रेषीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल। रेषीय जोड़ में क्या होगा, रेषीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होती, मतलब जहाँ पर रेषीय जोड़ लगे होंगे वहाँ पर हड्डियों में गति नहीं होगी। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेषीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने में संयोजित होती है। रेषीय जोड़ का क्या कार्य है, जहाँ पर ये जोड़ होंगे वहाँ पर हड्डियों में चलन नहीं होगा, बिल्कुल भी हिले डुलेगी नहीं, बिल्कुल स्थिर रहेगी। जैसे अपनी खोपड़ी की हड्डियाँ जो मस्तिष्क को घेरे रहती है, उनमें हिलना डुलना नहीं होता, वो एक स्थान पर स्थिर होती है। और ये किसकी सहायता से होती है, सीवन की सहायता से। आगे देखते हैं, उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ हैं जो सीमित गति होने देते हैं। रिपीट करते हैं, उपास्थयुक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा, हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी होगी, उपास्थियों के द्वारा। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ है। किसमें मिलेगा ये, कशेरुक दंड में। सीमित गति होने के देते हैं, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाते, बस अपनी जगह पे थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं। तीसरी है साइनोवियल जोड़ों की विशेषता। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता 2 अस्थियों की संधि योजन स्तों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है, मतलब जो साइनोवियल जोड़ होंगे वहाँ पर हड्डियाँ अच्छे से हिलडुल सकेगी। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुक खलिका संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच है, ये याद रखने वाले हैं, स्टार लगा लीजिएगा। कंदुक खलिका संधि कहाँ पे मिलेगी, अपने ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। किस किस के बीच, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि घुटना में, कब्जा संधि कहाँ मिलेगी, घुटना में। दुर्राग संधि पाइवट और एटलस अक्ष के बीच में। दुर्राग कहाँ मिलेगी, पाइवट एटलस अक्ष के बीच में। विपर्सी संधि कहाँ मिलेगी, ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच में। विपर्सी संधि कहाँ मिलेगी, ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच में। और सैंडल जोड़ अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, इनके कुछ उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे पेशियां और कंकाल तंत्र के विकार, मतलब इनके दोष, रोग। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। स्वप्रतिरक्षा मतलब ऑटो इम्यूनिटी विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करेगा। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। इससे क्या होगी, कमजोरी आएगी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। दूसरा है पेशीय दुष्पोषण, विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन होगा। पेशीय दुष्पोषण में क्या होगा, विकारों के कारण कंकाल पेशी के अनुक्रमित अपहासन। अपतानिका, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है। अपतानिका में क्या होगा, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन। संधि शोथ, जोड़ों का शोथ, संधि शोथ में क्या होगा, जोड़ों का शोथ। और अस्थि सुशीरता, यह उम्र संबंधित विकार है जिससे अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है।
मतलब एस्ट्रोजन में कमी होने के कारण फिर हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है। गाउट, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोथ। स्टार लगा लीजिए, कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल जमा होने पर क्या होता है? गाउट। इसके साथ ही अपना गमन एवं संचलन चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे और रोज आपको रात्रि के 8 बजे एक नई क्लास मिलेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।